एक नेता है नफरती सा, मुसलमानों पर जहर उगलता है। गौरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग के दौर में इसका बीफ का धंधा चलता है। वो नेता है संगीत सोम, सांप्रदायिकता से भरा है रोम रोम। कभी ताजमहल, कभी शाहरुख खान, इसको दिखते बस मुसलमान। थोड़ी ज्यादा पोएटिक शुरुआत हो गई क्या? चलिए, बहुत लंबी कविताबाजी नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे फैक्ट्स पर। संगीत सोम, जो गौ रक्षा के नाम पर हुए मॉब लिंचिंग के बाद हत्या आरोपियों को इनाम देता है, वो देश का बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है। उनके बीफ एक्सपोर्टर होने से कोई दिक्कत है नहीं, अगर सब कानून के दायरे में हो तो। दिक्कत तो इस बात से है कि निजी जिंदगी में सब कुछ करने वाले ऐसे नेता पब्लिक लाइफ में कैसे एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट को अपीज कर करके समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये बात आपको जाननी चाहिए, क्योंकि दिस इज द न्यूज दैट मैटर्स। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। मंचों से भाषण देते हुए संगीत सोम बार बार खुद को हिंदुओं की आवाज बताते हैं। अलग अलग हिंदू संगठनों ने इन्हें हिंदू हृदय सम्राट और महा ठाकुर संघर्ष वीर जैसे खिताब दिए, जिन्हें इन्होंने बड़े गर्व के साथ अपनाया। इस छवि को मजबूत करने के लिए संगीत सोम ने बीफ को सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बनाया। उनके भाषणों में अक्सर मुसलमान, गौहत्या और हिंदू संस्कृति का जिक्र जरूर होता था। बीफ के नाम पर बार बार संदेश देने की कोशिश करते रहे ये कि हिंदू समाज खतरे में है और उसे बचाने के लिए सख्त रवैये की जरूरत है। यही भाषा धीरे धीरे उनके समर्थकों की पहचान भी बनी। साल 2015 में उत्तर प्रदेश के दादरी इलाके में बिसाहड़ा गांव में मोहम्मद अखलाक की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप था कि अखलाक के घर में बीफ रखा गया था। इस संवेदनशील मामले में भी संगीत सोम का रुख चौंकाने वाला रहा। दादरी पहुंचे, हत्या के आरोपियों के परिवारों से मिले और उन्हें 5-5 हजार रुपए इनाम में दिए। यही नहीं, संगीत सोम ने सार्वजनिक तौर पर यह भी कहा कि अखलाक के परिवार वालों को जेल में डाल देना चाहिए। यानी एक तरफ एक इंसान की भीड़ द्वारा हत्या हो चुकी थी और दूसरी तरफ आरोपी पक्ष के समर्थन में एक जनप्रतिनिधि खड़ा था। इस बयान ने संगीत सोम की राजनीति को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दादरी कांड के बाद यह साफ हो गया कि संगीत सोम के लिए बीफ सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा नहीं, बल्कि राजनीतिक फायदा उठाने का जरिया बन चुका था। वो क्या कहते हैं, आपदा में अवसर। लेकिन दूसरी ओर इसी संगीत सोम का नाम खुद बीफ एक्सपोर्ट के कारोबार में सामने आया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक संगीत सोम अल दुआ फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के डायरेक्टर रहे हैं। यह कंपनी भारत से हलाल मीट का एक्सपोर्ट करती थी। कंपनी के दस्तावेज साफ बताते हैं कि यह सिर्फ एक कागजी कंपनी नहीं थी, बल्कि भैंस, बकरी और भेड़ के मांस का प्रोसेसिंग और निर्यात करने वाली एक सक्रिय फर्म थी। यानी जिस बीफ के नाम पर सोम सड़कों पर राजनीति कर रहे थे, उसी बीफ से जुड़े कारोबार में उनकी सीधी हिस्सेदारी थी। अल दुआ कंपनी की स्थापना साल 2005 में हुई। इसके 3 डायरेक्टर थे, संगीत सोम, मोइनुद्दीन कुरैशी और योगेश रावत। तीनों की हिस्सेदारी बराबर बराबर थी। रिकॉर्ड के मुताबिक संगीत सोम 2005 से 8 तक इस कंपनी के बोर्ड में रहे। इतना ही नहीं, वो इस कंपनी के शेयर होल्डर भी थे और उनके पास 20,000 शेयर दर्ज थे। कंपनी के कागजों में उनके पते तक का मिलान उनके चुनावी हलफनामे से होता है। मामला सिर्फ अल दुआ तक सीमित नहीं रहा। संगीत सोम का नाम एक और मीट प्रोसेसिंग कंपनी अल अनाम एग्रो फूड से भी जुड़ा मिला। यह कंपनी भी मांस प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट से संबंधित थी और एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड्स प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एंड प्रोसेस्ड फूड्स प्रोडक्ट PEDA की वेबसाइट पर इसे अप्रूव्ड मीट प्लांट के तौर पर लिस्टेड किया गया था। जब यह खुलासा सामने आया तो संगीत सोम ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने जमीन तो खरीदी थी, लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि वे कंपनी के डायरेक्टर बना दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वो हिंदू हार्डलाइनर हैं और धर्म के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते। यहां तक कि उन्होंने राजनीति छोड़ने तक की बात कह दी, बशर्ते उनकी भूमिका साबित हो जाए। लेकिन कंपनी के वैधानिक दस्तावेज कुछ और ही कहानी कहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स की रिकॉर्ड के मुताबिक वे सालों तक कंपनी के डायरेक्टर रहे और शेयर होल्डर भी। यानी यह सिर्फ आरोप नहीं, बल्कि कागजों में दर्ज तथ्य है। एक तरफ बीफ के नाम पर भीड़ को भड़काना, समाज को बांटना और हिंसा तक को जायज ठहराना, और दूसरी तरफ उसी बीफ से जुड़े कारोबार में हिस्सेदार बनकर मुनाफा कमाना। गजब का दोहरापन हमारे देश की राजनीति में चलता रहता है। बीफ और सांप्रदायिक बयानों से आगे भी संगीत सोम का राजनीतिक सफर विवादों से भरा रहा है। ऐसा शायद ही कोई साल गया हो जब वो किसी न किसी बयान या हरकत को लेकर सुर्खियों में न आए हो। 2017 में जब उत्तर प्रदेश सरकार ने ताजमहल को अपने पर्यटन पुस्तिका से हटाया, तो संगीत सोम ने इस मौके को भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने ताजमहल को भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास पर धब्बा
हलवा बता दिया। यही नहीं, संगीत सोम हिस्ट्री के प्रोफेसर भी बन गए। इनके अनुसार ताजमहल ऐसे शासक ने बनवाया था जिसने अपने पिता को जेल में डाल दिया था, यानी शाहजहां ने जहांगीर को जेल में डाल दिया था। हालांकि अपने पिता को जेल में डालने वाले शाहजहां नहीं, औरंगजेब थे। संगीत सोम ने शाहजहां और औरंगजेब को आपस में ही गड़बड़ा दिया। इतिहास की ये बुनियादी चूक भी उन्हें रोक नहीं पाई। बयान चल गया, विवाद हुआ, और वही उनकी राजनीति का मकसद भी था, चर्चा में बने रहना। इसके बाद मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर करने की मांग हो, या अखिलेश यादव को मुगलों की औलाद बताना हो, या ये कहना कि मुगलों ने भारतीय संस्कृति को खत्म करने की साजिश की, संगीत सोम लगातार ऐसे बयान देते रहे जिनसे ध्रुवीकरण गहराता चला गया। इनका तर्क हमेशा एक ही रहा कि बीजेपी हिंदू संस्कृति की रक्षक है और वो उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। संगीत सोम का ये अंदाज पुराना है। सबसे पहले इन्होंने इस अंदाज के चलते मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान ख्याति पाई थी। अगस्त से सितंबर 2013 के दौरान मुजफ्फरनगर, शामली और आसपास के इलाकों में सांप्रदायिक दंगे हुए। इन दंगों में 60 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई, सैकड़ों लोग घायल हुए और हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। मुजफ्फरनगर दंगों की शुरुआत एक स्थानीय विवाद से बताई जाती है। सामुदायिक पंचायतें, भड़काऊ भाषण और अफवाहों ने माहौल को और जहरीला बनाया, और इन सब में संगीत सोम का नाम बार बार सामने आया। आरोप लगे कि इन्होंने ऐसे भाषण दिए और ऐसे वीडियो साझा किए जिनसे लोगों की भावनाएं भड़क गई। दंगों के बाद बनी जस्टिस विष्णु सहाय आयोग की रिपोर्ट में संगीत सोम को उन प्रमुख लोगों में शामिल किया गया जिन पर दंगे भड़काने के आरोप थे। रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ नेताओं ने जानबूझकर माहौल को तनावपूर्ण बनाया। सितंबर 2013 में संगीत सोम को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत हिरासत में भी लिया गया। हालांकि बाद के सालों में कानूनी प्रक्रियाओं के चलते उन्हें कुछ मामलों में राहत भी मिली, लेकिन दंगों में उनकी भूमिका को लेकर सवाल कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए। मुजफ्फरनगर दंगे संगीत सोम की राजनीतिक पहचान का बड़ा मोड़ साबित हुए। इसके बाद ये सिर्फ एक स्थानीय नेता नहीं रहे, बल्कि ऐसे चेहरे के तौर पर उभरे जो भड़काऊ बयानों और आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति के लिए जाना जाने लगा। यहीं से उनकी राजनीति की दिशा साफ होती चली गई। विवादों में रहना, तीखे बयान देना और ऐसे मुद्दों को बार बार उठाना जिनसे समाज के भीतर पहले से मौजूद दरारें और गहरी हो जाएं। मौजूदा बयान की बात करें तो IPL 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में शामिल किया। सामान्य खबर थी, IPL में बांग्लादेशी खिलाड़ी खेलते रहे हैं, लेकिन सरधना से बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने इस फैसले को देशभक्ति से जोड़ दिया। चूंकि कोलकाता नाइट राइडर्स में शाहरुख खान की भी हिस्सेदारी है, तो मेरठ में एक कार्यक्रम में संगीत सोम ने शाहरुख खान पर एंटी नेशनल का ठप्पा लगा दिया। सोम का तर्क था कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और दूसरी तरफ IPL में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए देकर खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में शाहरुख खान की टीम द्वारा मुस्तफिजुर रहमान को साइन करना देश के साथ गद्दारी है। संगीत सोम यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोगों यानी शाहरुख खान को इस देश में रहने का हक नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पूरे हंगामे में एक बात साफ नजर आई, संगीत सोम का गुस्सा पूरी तरह शाहरुख खान पर केंद्रित था। उन्होंने एक बार भी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI से कोई सवाल नहीं पूछा। अगर बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेकर इतनी ही आपत्ति थी तो मुस्तफिजुर रहमान को IPL के ऑक्शन पूल में शामिल ही क्यों किया गया था? अगर देशहित इतना बड़ा मुद्दा था तो नियम बनाने वाली संस्था पर उंगली क्यों नहीं उठी? कुछ दिनों बाद BCCI के निर्देश पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया। फैसले से विवाद शांत हो गया, लेकिन तब तक बयान अपना असर दिखा चुका था। संगीत सोम सुर्खियों में थे और बहस क्रिकेट से ज्यादा राजनीति और राष्ट्रवाद पर टिक चुकी थी। अच्छा, संगीत सोम से जुड़े विवाद जो हैं वो सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहे, उनके चुनावी हलफनामों ने भी कई सवाल खड़े किए। साल 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए शपथ पत्र में संगीत सोम ने खुद को BA ग्रेजुएट बताया। वहीं 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के हलफनामे में उनकी शैक्षणिक योग्यता सिर्फ इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास दर्ज है। यानी दो अलग अलग चुनावों में दो अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं। साल 2009 तक ये ग्रेजुएट थे, लेकिन समय के साथ आगे बढ़ते हुए साल 2012 में 12वीं पास ही रह गए। संगीत सोम की राजनीति को अगर एक लाइन में समझना हो तो वो है विवाद पैदा करो, पहचान पक्की करो और आगे बढ़ जाओ। बुर्का, बीफ, मुसलमान, मुगल, ताजमहल या क्रिकेट, मुद्दा कोई भी हो, तरीका लगभग एक जैसा रहता है। बयान ऐसा जो भावनाओं को भड़का दे, बहस ऐसी जो समाज को बांट दे और जवाबदेही ऐसी जो कहीं टिके ही नहीं। बीजेपी सार्वजनिक मंचों पर उनके बयानों से दूरी बनाकर चलती है, लेकिन जमीनी सियासत में वही बयान उन्हें एक वर्ग के लिए मजबूत हिंदुत्व चेहरे में बदल देते हैं।
शायद इसी वजह से तमाम आरोपों, विरोधाभासों और दस्तावेजों खुलासों के बावजूद संगीत सोम न पूरी तरह हाशिए पर जाते हैं, न ही पूरी तरह जवाबदेह ठहराए जाते हैं। आखिरकार सवाल ये नहीं कि संगीत सोम बार बार सुर्खियों में क्यों रहते हैं, सवाल ये है कि हर बार जब ऐसा कोई बयान दिया जाता है तो उसका असर किस पर पड़ता है। संगीत सोम की राजनीति बार बार ये दिखाती है कि विवाद उनके लिए साधन है, मंजिल नहीं। बयान बदलते रहते हैं, मुद्दे बदलते रहते हैं, लेकिन तरीका वही रहता है और हर बार कीमत समाज को ही चुकानी पड़ती है, लोकतंत्र को चुकानी पड़ती है। कब तक चुकाते रहेंगे कीमत, ज़रूर बताइए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। शुक्रिया।